आज ऑफिस में फोन आया था बाबूजी का। अगले हफ्ते वे और अम्मा आ रहे हैं। पति नीरज से यह सूचना पाकर मेघना खुश नहीं हुई। आंखें तरेर कर उसने पति को देखा, फिर भौं सुकर कर बोली, तुमने क्या कहा? मैं क्या कहता भला? भाई वे आ रहे हैं तो आ रहे हैं, मेरे कुछ कहने का सवाल ही कहाँ उठता है। पर हमने तो उन्हें बुलाया नहीं। कमाल की बात करती हो तुम भी मेघना। भला माँ बाप को अपने बेटे बहू के पास उनके बुलावे पर ही आना चाहिए। अरे घर है उनका, जब जी चाहे आए। और लड़कियों की परीक्षा का क्या होगा जो सिर पर है? तुमने यह क्यों नहीं कह दिया कि अगले हफ्ते से बेटियों की एग्जाम है? मैं नहीं कह सकता, तुम चाहो तो कह दो। तौलिया उठाकर बाथरूम में घुसता हुआ नीरज बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, हर बुरी बात मैं कहने जाऊं और बुरी बनी रहूं, तुम अच्छे बने रहना। अरे मैं उन्हें वैसे ही पसंद कहाँ हूँ। पर तब तक पत्नी के शोर से बचने के लिए नीरज बाथरूम का शॉवर चालू कर चुका था। बीच के 4 दिन बेहद किचकिच से बीते। नीरज के सामने उठते बैठते मेघना का यही रोना रहता कि अम्मा बाबूजी आ रहे हैं, पर रहेंगे कहाँ? 2 कमरे वाले फ्लैट में उनका बिस्तर लगेगा कहाँ? फिर सवेरे से अम्मा अपना भजन चालू कर देगी। भला ऐसे में बच्चियां अपनी पढ़ाई कर पाएंगी, वह भी इंजीनियरिंग के कंपटीशन की। नीरज का कहना था कि वे हमारे घर सालों बाद आ रहे हैं। पूरा घर है, ड्राइंग रूम है, उसी में रात में एक चारपाई डाल दी जाएगी। एक तख्त पराही है, वहाँ हम दोनों सो जाएंगे। अम्मा बाबूजी बेडरूम में सो जाएंगे। नीरज के पिता रघुनाथ को रिटायर हुए 8 साल हो गए थे। उनके बाद वे अपने शहर रामपुर के मकान में चले गए थे। थोड़ी सी खेती थी, वो खुद देखते थे। उनके 2 बेटे हैं, एक लखनऊ में नीरज, दूसरा पुणे में मोहित। नीरज के पास लखनऊ आने की उनकी इच्छा बहुत दिनों से थी। फिर एक बार पुणे गए थे। रेल का लंबा सफ़र मुश्किल हो रहा था, इसलिए फिर दोबारा नहीं गए। लखनऊ तो फिर भी पास था, सरकारी नौकरी से रिटायर हुए थे, इसलिए पेंशन मिल जाती थी। मेघना के साथ रहने का मौका उनको कम ही मिला था। शादी के बाद ही वह नीरज के पास आ गई थी। दोनों बेटियां भी लखनऊ में ही हुई। तब रघुनाथ नौकरी में थे। बेटियों के होने पर नीरज की माँ रेखा देवी कुछ दिनों के लिए बहू के पास आ गई थी, पर मेघना की गृहस्थी में वे ज़्यादा रच बस न पाई। मेघना ने अपनी माँ को भी बुला लिया था। हर बात में उन्हीं का दखल रहता। मायूस होकर रेखा देवी पति के पास लौट आई थी। उसके बाद किसी त्योहार पर ही वे लोग मिलते थे। रेखा देवी भी नाप तोल कर बहू से बातें बोलती। उन्हीं के आने के समाचार से मेघना बेचैन हो उठी थी। रविवार को नीरज स्टेशन जाकर अम्मा बाबूजी को लिवा लाएगा। उनकी दोनों बेटियां रानी और निभा अलग मुंह बनाए घूम रही थी। माँ से उन्हें पता चल गया था कि गांव से बाबा दादी आ रहे हैं, कितना नुकसान होगा पढ़ाई का। ये वही राग अलापती रहती। नीरज तंग आ चुका था इनकी बकबक से। ऊब कर उसने कह दिया, क्या जिनके घरों में बच्चों के बाबा दादी रहते हैं वे बच्चे जाहिल रहते हैं? अगर हम सब एक घर में एक ही साथ रह रहे होते तो क्या करती तुम लोग? अच्छा तमाशा खड़ा कर दिया है। मेरे माता पिता आ रहे हैं, वे तुम सबके भी कुछ लगते हैं, जैसी माँ वैसी बेटियां। नीरज का इतना कहना काफी था। मेघना मुंह सुझा बैठी। जिस दिन रघुनाथ और रेखा देवी आए उस दिन भी उसका मुंह सुझा ही रहा। हाँ, उनके पैर छूकर वह चाय नाश्ता जरूर रख गई, पास बैठी भी रही। रेखा देवी ने दोनों बेटियों को बुलाकर प्यार किया, उससे उनकी पढ़ाई के बारे में बातें की। वे उन दोनों के लिए सूट का कपड़ा लाई थी। रघुनाथ 2 बड़ी चॉकलेट लाए थे। तोहफा पाकर पाकर दोनों बच्चियां खुश हो गई। दादी के गले में बाहें डालकर वे झूम गई तो मेघना ने उन्हें घूर कर देखा। माँ के तेवर देखकर लड़कियां पढ़ने का बहाना बनाकर वहां से खिसक ली। खाना भी मेघना ने अच्छा बनाया था। सास को पनीर पसंद थी, सो उसने पनीर भी बनाई थी। सोने की बात चली तो रघुनाथ और रेखा देवी ने बेडरूम में सोने से मना कर दिया। कहने लगे, यहीं बैठक में सो जाएंगे। दूसरे दिन 4 बजे ही खटपट सुनकर मेघना की नींद खुल गई। साथ वाले बाथरूम से आवाज आ रही थी। जरूर अम्मा बाबूजी उठ गए होंगे। मेघना मुंह ढककर फिर सो गई। सुबह जब वह बाथरूम गई तो देखकर दंग रह गई। पूरा बाथरूम साफ सुथरा चमक रहा था, कोना कोना साफ हो रहा था। वैसे तो बाई रोज ही बाथरूम साफ करती थी, पर इस तरह से तो कभी साफ नहीं हुआ था। बाहर निकली तो भी देखा बाबूजी सोफे पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे और अम्मा माला फिर रही थी। मन ही मन वे कुछ बुदबुदा रही थी। मेघना को देखकर वे मुस्कुराई। बहू, हम दोनों ने चाय पी ली है, अब तुम हमारे लिए न बनाना। 2 दिन में ही मेघना ने महसूस कर लिया कि वह जिस चीज से घबरा रही थी वैसा कुछ भी नहीं था। है, सास काफी मदद कर देती है। सुबह की सब्जी काटना, दूध वाले से दूध लेना, शाम की सब्जी काटना,
शाम की सब्जी लाना बाबूजी के अपने जिम्मे ले लिया था। यही नहीं, सामान लाने का पैसा भी नहीं लेते थे वे। शाम को माँ बाबूजी दोनों ही सामने वाले पार्क में चले जाते, लड़कियां भी दादाजी के पास बैठकर खूब बातें करती। नीरज खुश था कि परिवार में शांति कायम है। रात को सोते समय नीरज ने मेघना को छेड़ दिया। अम्मा बाबूजी को आए काफी दिन हो गए, तो क्या हुआ? मेघना फौरन बोल पड़ी। अच्छा, यह बताओ बाबूजी अपने मकान का क्या करेंगे? उसने उसमें दोनों भाइयों का हिस्सा लगेगा या फिर तुम्हारा? जाऊं पूछने, मेघा चिढ़ गई। तुम तो हर वक्त गुस्से में रहते हो, किसी भी बात का सीधा जवाब नहीं देते। तुम बात ही ऐसी करती हो। अरे, बाबूजी का पुश्तैनी मकान है, काफी हिस्सा तो बाबूजी ने अपने पैसे से बनवाया है, वे जो चाहे कर उसका करे। वाह, भूल गए क्या? जब रानी के इंजीनियरिंग दाखिले के लिए हमने 1 लाख रुपए मांगा था तो उन्होंने मना कर दिया था। पैसे होते तो आज रानी का इंजीनियरिंग का दूसरा साल होता। अब तुम देखना, यह बेटियां अपनी मेहनत से सेलेक्ट होगी तो इनकी खुशी का मजा ही कुछ और होगा। फिर इतना पैसा एक साथ बाबूजी देते कहाँ से? मकान बेचकर? बच्चों के लिए इतना तो कर ही सकते थे। बहस करना फिजूल समझ। नीरज करवट बदल कर सो गया। एक दिन नीरज दफ्तर से लौटा तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। पता चला उसने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया है। दिया क्या, दिलवाया गया है। घर का वातावरण बोझिल हो गया। मेघना तो सिर पकड़ कर बैठ गई। 20-30 25-30 हजार रुपए प्रति महीने कमाने वाले परिवार में कई चीजें की किस्तें भरी जा रही थी। कार और फ्लैट की किस्तें तो अभी काफी देनी थी। मेघना अपनी सास के पास पहुंचकर रोने लगी। रघुनाथ भी परेशान हो गए। दूसरे दिन तो एक अजीब ही बात हो गई। कहाँ तो अम्मा बाबूजी अभी होली तक रुकने वाले थे, कहाँ अचानक ही सुबह सुबह वो चले गए। नीरज परेशान सा सिर हाथों में दिए बैठा रहा। कंपनी ने अभी हर्जाना भी नहीं दिया था, तब तक कैसे चलेगा सब कुछ? लो, चले गए ना तुम्हारे माता पिता, तुम्हें मुसीबत में छोड़कर, इसी का दम भरते थे। मेघना को मौका मिल गया था बोलने का। नीरज खुद ही नहीं समझ पा रहा था। अम्मा बाबूजी ने ऐसा क्यों किया? उसकी मुसीबत में बजाय उसका हौसला बढ़ाने के वे खुद चले गए। बस चलते चलते यही कहा कि गांव जा रहे हैं। मेघना ने कहा भी घर फोन करके पता करो, पर नीरज ने मना कर दिया। अब कैसे भी हो परेशानी खुद उठाएंगे। अम्मा बाबूजी भी तो सब कुछ जानते हैं, वह उनसे कुछ कहने नहीं जाएगा। पूरे घर में कई रोज मातम सा छाया रहा। एक हफ्ता बीत गया, ना अम्मा बाबूजी लौटे, ना उनका कोई फोन आया। अचानक एक रोज सुबह सुबह अम्मा बाबूजी लौट आए। मेघना हैरानी से उसे मुंह बनाए देखती रही। नीरज भी गुस्से से भरा उठकर बाहर आ गया। वह कुछ सुनाने जा ही रहा था कि अम्मा ने एक बैग लाकर उसके हाथ पर रख दिया। यह क्या है? उसने नजरें ऊपर उठाकर पूछा। रुपए, तुम्हारे फ्लैट की किस्तें के बाकी रुपए। बाबूजी बोले। पर बाबूजी, यह सब आप कैसे लाए? घर बेचकर घर बेचकर नीरज आवेश में उठकर खड़ा हो गया। पर वह तो पुश्तैनी मकान था, आपने उसे बेचने से मना किया था। उस समय की जरूरत और आज की जरूरत में जमीन आसमान का फर्क है बेटा। उस समय तुम यह मकान बेचकर बेटी का एडमिशन इंजीनियरिंग कॉलेज में करवाना चाहते थे। आज अगर मैं मकान न बेचता तो तुम्हारा फ्लैट हाथ से चला जाता। बाबूजी, नीरज की आंखें भर आई। हाँ बेटा, तुम मुझे छोड़ कर नहीं चले गए थे। हम तुम्हें छोड़कर नहीं चले गए थे, पैसे के इंतजाम के लिए ही गए थे। मकान तुम्हारी माँ के नाम था, तो उनका भी जाना जरूरी था। बेटे बेटियों का एडमिशन उनकी योग्यता पर होने दो। योग्यता के बल पर पाई गई चीज का आनंद ही कुछ और होता है। नीरज ने मेघना की तरफ देखा, जिसकी आंखों में खुशी और पछतावे के आंसू थे। एक बात याद रखो बेटा, आज प्राइवेट नौकरियों का कोई भरोसा नहीं है। ये आज अच्छी है, लालच देती है, ढेर सारा पैसा देती है, पर कल जब इन्हें कोई तुमसे लायक मिल जाता है तो तुम्हें मक्खी सा निकाल के फेंक देती है। अपना खर्च अपनी हैसियत के मुताबिक करना सीखो। एक पुराना नियम है, कर्जा लेना तो सिर्फ 2 मौके पर लो, एक बच्चों की पढ़ाई के लिए, दूसरा बेटी की शादी के लिए। ये हमारे जमाने की बातें हैं, शायद आज के समय में खरी न उतरे। मैं तुम्हें नसीहत नहीं दे रहा हूँ। तुम्हारे सामने 2 बेटियां हैं, पहले उनकी पढ़ाई और शादी के लिए पैसे इकट्ठे करो। घर की विलासिता की चीजें तो बहुत छोटी आवश्यकता होती है। दोपहर तक रघुनाथ और रेखा देवी ने अपना सारा सामान बांध लिया। मेघना हैरान परेशान होकर पूछ बैठी। अम्मा, आप कहाँ जा रही हैं? अब हम साथ ही रहेंगे। नहीं बहू, अम्मा मधुर स्वर में बोली।
हमारा दूर-दूर रहना ही अच्छा है। तुमने और मैंने एक लंबा समय अलग-अलग बिताया है, मैंने तुम्हारी सहायता की है, तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, गृहस्थी में रहूँ। हम कभी मिलेंगे तो ज़्यादा प्यार और अपनापन बना रहेगा। नीरज का हौसला बढ़ाती रहना। उसे जल्द ही कोई नौकरी मिल जाएगी। इतनी सारी डिग्रियाँ है उसके पास। जीवन में उतार-चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। उनसे हिम्मत नहीं हारते, यही तो जीवन है। बहू, पर माँ जी, देखो बेटी, अब की बार रघुनाथ बोल पड़े। मन छोटा हो तो बड़े से बड़ा घर भी आदमी को छोटा लगने लगता है। एक अरसे से हम अलग-अलग रह रहे हैं। अब एक दूसरे के साथ रहकर एडजस्ट करने में दोनों को ही परेशानी होगी। खैर छोड़ो न बातों को। तुम, नीरज और बच्चियां खुश रहो, यही कामना है। पर आप रहेंगे कहाँ? वहीं जहाँ रहते थे भाई। मकान वह नहीं रहा, पर गांव तो अपना ही है अभी। सरकारी मुलाजिम रहा हूँ, पेंशन पाता हूँ और इतनी पाता हूँ कि किराए का मकान लेकर रह सकूँ। समझी? नीरज और मेघना निरुत्तर खड़े रह गए। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब